हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जीएस विथ प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग पहले हम थोड़ा बता देते हैं कि हमारी इस जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लास करवाई जाती है। डेली 8 से 10 के बीच में यह क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड की जाती है। यह 10 से 20 मिनट की क्लास होती है जिसमें आपको देश विदेश की तमाम सभी खबरों से डिस्कस किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन इंक्लूड किया जाता है। और इसके लिए इस पीडीएफ के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल @GS विथ प्रेम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल GS विथ प्रेम को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी क्लास डेली आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ, इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। उड़ीसा सरकार ने 19-20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। यह आयोजन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के क्षेत्र में उड़ीसा को एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसकी थीम प्लेनेट पीपुल्स एंड प्रोग्रेस है। तथा आइए थोड़ा एआई के बारे में हम लोग जानेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। इसके जनक जॉन मैकार्थी 1956 में जनक इसे माना जाता है। एआई सीओ मीका, एआई अंतरिक्ष यात्री जो बेउम्मीद था पहला। एआई आंगनबाड़ी जो है ये महाराष्ट्र में बना है। एआई विश्वविद्यालय जो ये हमारा महाराष्ट्र में बना है। और एआई की पहली अंकल लीसा जो कि उड़ीसा से संबंधित थी। और एआई की पहली टीचर आयरिस हैं जो केरल से संबंधित थी। अंकिता भी एक एआई टीचर है जो असम से संबंधित है। और एआई मंत्री जो है अल्बानिया में है। और एआई अभिनेत्री, जी हाँ, एआई अभिनेत्री हाल ही में भारत की जो है नैना अवतार जी को बनाया गया। तो इस एआई से संबंधित हम लोग थोड़ा इस फैक्ट था याद रखेंगे। और एआई सिटी जो है हमारी यूपी में लखनऊ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी एक आप लोगों का स्टैटिक जीके का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एआई के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पर। तो आज का दूसरा सवाल है कि किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। जी हाँ, झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। झारखंड ने 2025-26 सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। ईशान किशन और कुशाग्र की शानदार बल्लेबाजी के दम पर झारखंड ने पुणे में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 69 रनों से हराया और पहली बार इस T20 घरेलू खिताब को अपने नाम किया है। फाइनल मैच में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 262 रन बनाए। जवाब में हरियाणा 193 रन पर ऑल आउट हो गई। ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के भी उन्होंने लगाए। झारखंड यह खिताब जीतने वाली 12वीं टीम बनी है। इससे पहले 2024 का खिताब मुंबई ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का घरेलू T20 टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर की टीमें भाग लेती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में होता है। इसे पहली बार झारखंड ने जीता है। जी हाँ, हरियाणा को 69 रन से हराकर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर महिला कौन सी है। जी हाँ, व्हील चेयर पर बैठ कर जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला कौन है। आइए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिची बेंटोहॉस, ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर डी कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिची बेंटोहॉस। जी हाँ, मिची बेंटोहॉस जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर महिला बनी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा व्याख्या हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। मिची बेंटोहॉस अंतरिक्ष यात्री जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनेंगी।
वह ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NH-37 मिशन पर उड़ान भरेंगे, जिसमें कुल 6 यात्री सवार होंगे। वह एक जर्मन एरोस्पेस मैकोट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और वह यूरोपीय एजेंसी से जुड़ी हैं। वह वर्ष 2018 में वह रीढ़ की चोट के कारण व्हीलचेयर का उपयोग कर रही हैं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में समावेशन और सुलभता की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया मिची बेंटोहॉस, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनेंगी और यह न्यू शेपर्ड NH-37 मिशन से जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले फैक्ट पर देखेंगे। अगला फैक्ट पढ़ेंगे, वो भी करंट से रिलेटेड है। अगला है कि सलमान खान पर लिखी पुस्तक का विमोचन हुआ। जी हाँ, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हार्पर कोलिंस इंडिया ने 20 दिसंबर 2025 को सुपरस्टार सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर, जी हाँ, सलमान के 60वें जन्मदिन पर मोहर बसु द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान ऑफ द बॉलीवुड, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, जी हाँ, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यह मोहर बसु के द्वारा पुस्तक लिखी गई है और इसका पुस्तक का नाम सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसका विमोचन उन्होंने सलमान खान के 60वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय एयरटेल ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है। तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक को CEO नियुक्त किया है। वर्तमान में CEO नामित शर्मा है। बोर्ड ने सोमेन रे को समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किया है, जिससे एयरटेल की शीर्ष नेतृत्व टीम मजबूत हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि शाश्वत शर्मा जी को MD और CEO नियुक्त किया गया है भारतीय एयरटेल का। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके CEO नामित शर्मा जी हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस 2 फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे वन लाइनर के फैक्ट पे। आज का वन लाइनर हम लोग देखेंगे कि वन लाइनर के फैक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो वन लाइनर के फैक्ट में आम जनता के लिए लेजिट AI, जी हाँ, लेजिट AI ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसे केरल ने लॉन्च किया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने किस देश से ब्लैक कैप्ड या काली टोपी वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है। तो यह साउथ अफ्रीका से लाया है। 8 लाए हैं, जिसमें 4 मेल और 4 फीमेल है। जी हाँ, बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने किस देश से ब्लैक कैप्ड काली टोपी वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है। तो इसे साउथ अफ्रीका से किया गया है और टोटल 8 किया गया है, जिसमें 4 मेल और 4 फीमेल हैं। अगला देखेंगे कि ब्राज़ील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। तो इसे भारत को सौंपी गई है। जी हाँ, 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है भारत करेगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 20 दिसंबर को मनाया गया। 20 दिसंबर को मनाया गया और इसका 62वां, जी हाँ, इसका 62वां स्थापना दिवस था। फिर अगला देखेंगे कि संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास किन देश संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास एकता किन देशों के बीच हुआ। तो भारत और मालदीव के बीच हुआ। भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है थल सेना वाला, जो कि एक्वेरियन होता है, और यह नौसेना युद्धाभ्यास है एकता। तो यह भारत और मालदीव के बीच हुआ। अगला देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है। तो यह भारत बना। जी हाँ, मखाना बोर्ड जो कि बिहार इसके लिए जाना जाता है। बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक भारत को जाना जाता है। अगला देखेंगे कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑनलाइन के फैक्ट को क्लियर किया। अब हम लोग चलेंगे आज के दिन के विशेष में। और आज के दिन के विशेष में हमने 2 फैक्ट रखे हैं, पढ़ेंगे हम लोग आज के दिन। पहला है कि नृत्य इतिहासकार और विद्वान डॉक्टर सुनील कोठारी का जन्म 1933 में आज ही मुंबई में हुआ था। जी हाँ, तथा कुराव जी और कुचिपुड़ी पर शोध करते हुए PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी कृति सत्रिया क्लासिकल डांस ऑफ असम ने वैश्विक स्तर पर इस नृत्य शैली को बेहतर समझ विकसित करने में योगदान दिया। न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस कुचिपुड़ी इंडियन क्लासिकल डांस आर्ट सहित 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। 2001 में उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1951 में आज ही पहली बार अमेरिका स्थित EBR प्रायोगिक बीडर रिएक्टर 1 में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई गई थी। इसने 200 वाट के 4 बल्ब जलाए थे। इससे साबित हुआ कि परमाणु विखंडन से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसने परमाणु ऊर्जा युग की शुरुआत की। तो यहाँ पर हम लोगों ने
देख लिया। दो फैक्ट क्लियर किए कि 1951 में आज ही पहली बार अमेरिका स्थित ईपीआर प्रायोगिक बीटा रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई गई थी। इसने 200 वाट के 4 बल्ब जलाए थे, जिससे साबित हुआ कि परमाणु विखंडन से भी बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तब परमाणु ऊर्जा की युग की शुरुआत हुई। और पहला हमने देखा कि यहाँ पर नृत्य इतिहासकार विद्वान डॉक्टर सुनील कोठारी का जन्म 1933 में आज ही यानी 20 दिसंबर के दिन मुंबई में हुआ था। यह कोरावांजी और कुचिपुड़ी पर शोध करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उनकी कृति सत्रिया क्लासिकल डांस ऑफ असम ने वैश्विक स्तर पर इस नृत्य शैली की बेहतर समझ विकसित करने में योगदान दिया था और 2001 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो हम लोगों ने आज के दिन के विशेष के रूप में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। और स्टैटिक जीके में आज में हमने लौह अयस्क क्षेत्र और उसके उत्पादन क्रम को भी रखा है और भारत के यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखेंगे उत्पादन के क्रम में उड़ीसा 50%। जी हाँ, जो उत्पादन के क्रम में सबसे टॉप पे उड़ीसा है, जो कि लगभग पूरे उत्पादन का 50% उत्पादित करता है। उसके बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड का नंबर आता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर भंडार में देखा जाए तो भंडार में सबसे ज़्यादा कर्नाटक के पास, जो कि लगभग पूरे भंडार का 70% भंडार इसके पास होता है। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। तो आइए थोड़ा हम लोग राज्यों के जहाँ जहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है उनके बारे में, उन जगहों के बारे में जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में दिल्ली, रजहारा में, बैलाडीला में, बस्तर और दुर्ग, ये सब जो हैं ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला देखेंगे कर्नाटक में कुद्रेमुख, बेल्लारी, चिकमंगलूर, बाबा बूदन की पहाड़ी, यहाँ सब लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में आप देखेंगे कि तो क्योंझर हो गया, बादाम पहाड़ी हो गया, मयूरभंज हो गया, सुंदरगढ़, ये सब लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र हैं। झारखंड में आप देखेंगे तो सिंहभूम हो गया, गोवा हो गया, नौ मंडी हो गया, ये सब हमारे लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में ये मिलान के रूप में या फैक्ट के रूप में या ऑनलाइन के रूप में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट जो कि 79% और मैग्नेटाइट 93% भंडार दक्षिण में पाए जाते हैं। जी हाँ, लोहा इसके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोहा 4 प्रकार का होता है, तो उसमें ये जो हेमेटाइट लोहा और मैग्नेटाइट लोहा होता है, हमारे भारत में मुख्यतः हेमेटाइट 79% और मैग्नेटाइट 93% के जो भंडार हैं ये दक्षिण में पाए जाते हैं, हमारे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक जीके में क्लियर किया कि उत्पादन के क्रम में सबसे ज़्यादा उड़ीसा जो लगभग 50% उत्पादन करता है और भंडार में कर्नाटक सबसे ऊपर है, जो कि लगभग 70% भंडार उसके पास है। बाकी सभी राज्यों से जहाँ लौह उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ स्टैटिक जीके का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे क्वेश्चन ऑफ द डे में। पहले हम लोग जानेंगे कल के आंसर को। कल हमने पूछा था कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। प्राक्कलन समिति जो कि लोकसभा द्वारा गठित एक स्थायी समिति होती है, जो कि जॉन मथाई की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं। जी हाँ, इसमें 30 सदस्य होते हैं और यह सबसे बड़ी समिति होती है लोकसभा की, और इसका काम वित्तीय कामकाज पर नज़र रखने और उसे बेहतर बनाने का होता है। तो ये हमारे प्राक्कलन समिति से संबंधित कथन था जिसे हम लोगों ने जाना, फैक्ट था। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में। और क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का हमारा क्वेश्चन है कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है। जी हाँ, यहाँ भी एक समिति से संबंधित सवाल हमने पूछ लिया है और आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका हमने सवाल पूछा है कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए वित्तीय समावेशन से, ऑप्शन नंबर बी करों से, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर डी लघु उद्योग से। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइए कि सरकारिया समिति का संबंध किससे है और यह सरकारिया आयोग कब आया था, यह भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम है। बाकी ये ज़रूर बताइए कि इसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा हमारे इस चैनल जीएस विद प्रेम को आप लोग सब्सक्राइब करें, तथा हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी PDF पाने के लिए ज्वाइन करें। और आप लोग अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि हमारी क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को। और हमारा इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए करंट अफेयर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।